नमस्ते। लंग केयर फाउंडेशन के इस कार्यक्रम कोविड-19 और वायु प्रदूषण की दुगनी मार, अपने बच्चों के लिए हम कितने तैयार में आप सबका स्वागत है। ये प्रोग्राम खास तौर से उन लोगों के लिए है जो शायद अपने लिए कम जीते हैं और बच्चों के लिए अधिक जीते हैं। और ये पहली बार नहीं है, क्योंकि जब हम बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स ने भी ऐसा ही किया और उनके पेरेंट्स ने भी ऐसा ही किया और सदियों से ये ऐसी चीज चलती आ रही है कि हम अपनी जवानी और इवन अपने बुढ़ापे तक सिर्फ बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में कदापि नहीं सोचते। आज इस सेशन में हम खास तौर से चर्चा करेंगे कि ये जो डबल चैलेंज हमारे सामने है, कोविड-19 और एयर पोल्यूशन, और इसकी बनाई हुई कॉकटेल हमें कितना परेशान कर रही है, कर सकती है और हमको क्या करना चाहिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार और साथ ही साथ हैं हमारे बहुत ही अनुभवी पैनलिस्ट। और इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले डॉक्टर अरविंद से अनुरोध करेंगे कि वे अपनी बात कहेंगे, उसके बाद हम पैनल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं 2 मिनट लेना चाहूँगा आपको लंग केयर फाउंडेशन के बारे में बताने के लिए। लंग केयर फाउंडेशन पिछले 6 साल से सामाजिक सेवा में कार्यरत है और हम 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं: अवेयरनेस क्रिएशन, क्लिनिकल केयर और थिंक टैंक। पहले हम इसे रिसर्च का स्वरूप लेके चलते थे, लेकिन अब इसकी लेवल की इंटेंसिटी हमने और बढ़ा दी है ताकि हम इसमें थिंक टैंक की तरह से काम कर सकें। हमारा एक विशेष प्रोग्राम है शान, SHAN, साफ हवा और नागरिक। ये यूएस एम्बेसी द्वारा सपोर्टेड प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में हम दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यूशन से रिलेटेड अवेयरनेस को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ लोगों के पार्टिसिपेशन की कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करके कम से कम अपने आसपास तो एयर पोल्यूशन की मार को कम कर सकें। लेकिन इस दौरान में अब कोविड की कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी और बढ़ गई हैं और हमारा चैलेंज बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। इसलिए इस कार्यक्रम में हम दोनों मुद्दों पर बात करेंगे, कोविड-19 और एयर पोल्यूशन से रिलेटेड इश्यूज को। मेरा आप लोगों से अनुरोध होगा कि आप Q&A टैब और चैट टैब दोनों को समझ लें। आपका कोई भी प्रश्न होगा वो Q&A टैब में डालिएगा, चैट पे नहीं तो इग्नोर हो जाएगा। ये कार्यक्रम फेसबुक लाइव भी है, तो फेसबुक पर जो भी क्वेश्चन अगर आप डालेंगे तो मेरी टीम उसे Q&A टैब में इंक्लूड कर देगी ताकि मैं वहां से क्वेश्चंस को पिक कर सकूं। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि क्वेश्चन को ब्रीफ रखिएगा, लंबी स्टेटमेंट्स मत दीजिएगा। और ये सेशन कोई इलाज से रिलेटेड सेशन नहीं है, इसलिए डॉक्टर अरविंद से खास तौर से सवाल मत कीजिएगा कि मेरा फीवर इतना है या मेरी रीडिंग इतनी है, क्योंकि इस वक्त हम वो बातों की चर्चा नहीं कर पाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम ओवरऑल अपनी थीम पर रहें, कोविड-19 और वायु प्रदूषण की दुगनी मार, अपने बच्चों के लिए हम आप कितने तैयार। लेकिन डॉक्टर अरविंद कुमार को बुलाने से पहले मैं आपसे कुछ जानकारी चाहता हूँ। मैं एक छोटा सा 45 सेकेंड्स का पोल लॉन्च करने लगा हूँ और मैं चाहूँगा कि जैसे ही पोल आपकी स्क्रीन पर आए, आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का इस्तेमाल कीजिए और अपने आंसर दीजिएगा। और फिर देखिएगा थोड़ी ही देर में आप और बाकी लोग क्या सोचते हैं, वो ओपिनियन आपके सामने आ जाएगा और शायद वो ओपिनियन हमारे पैनलिस्ट के लिए सहायक होगा डिस्कशन के दौरान, और डॉक्टर अरविंद भी उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज को अपनी टॉक में ले पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, पोल अब हम शुरू करने वाले हैं। तो ये पोल हो गया है आपके सामने लॉन्च। पहला प्रश्न है, इज देयर एन एसोसिएशन बिटवीन एयर पोल्यूशन एंड कोविड-19? क्योंकि ये प्रोग्राम हिंदी में है इसलिए मैं इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करूंगा। क्या एयर पोल्यूशन और कोविड-19 के बीच में कोई संबंध है? यस, नो, नॉट श्योर।
आपको जो भी लगता है आप उसे आंसर कीजिए। दूसरा, do you think the individuals exposed to high level of air pollution are more susceptible to having a COVID-19 infection? क्या आपको लगता है कि जिस व्यक्ति का एयर पोल्यूशन पे एक्सपोजर अधिक है उसको कोविड-19 की इन्फेक्शन होने के चांसेस भी अधिक हैं? Yes, no, maybe, not sure. तीसरा, do you think air pollution has its effect from a very early age? क्या आपको लगता है कि बहुत जल्दी की एज से एयर पोल्यूशन का असर होना शुरू हो जाता है? Yes, no, maybe, not sure. एंड जो चौथा प्रश्न है, who plays an important role in reducing risk for the children? Parents, teachers, schools, government और everyone, या कोई भी नहीं? तो आपको जो भी लगता है आप अपने आंसर्स दीजिए और थोड़ी ही देर में इन आंसर्स के रिजल्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। और अब तक हम लोग लगभग 60% रिस्पॉन्सेज ले चुके हैं। इंसिडेंटली हमारे पास 700 से ऊपर लोग रजिस्टर्ड थे। इस वक्त 194 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रादर 200 के आसपास। और क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक बढ़ गया इसलिए प्रोग्राम में आने में थोड़ा सा डिले हो सकती है लोगों को, लोग बीच में ज्वाइन कर लेंगे लेकिन पोल का मजा वो मिस कर जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, वी हैव 70% रिस्पॉन्स। आई एम स्टिल वेटिंग। मैं और 30 सेकेंड्स वेट करता हूं ताकि अच्छा रिस्पॉन्स आए और हम इस रिजल्ट को आपके साथ में शेयर करें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पोल है और वैसे भी दिल्ली में जब वोटिंग होती है तो शायद आप छुट्टी पे चले जाते हैं। इस वक्त छुट्टी पे मत लीजिए, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का इस्तेमाल कीजिए और अपने आंसर सबके सामने रखने की कोशिश कीजिए। वैसे भी आपकी आइडेंटिटी हमें पता नहीं लगेगी लेकिन आपकी सोच पता लगाना हमारे लिए बेहद जरूरी है। इस वक्त हमारे पास 72% रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं। मैं 15 सेकेंड और वेट करूंगा और इस पोल को फिर मैं क्लोज करूंगा ताकि हम ये रिजल्ट्स आपके सामने रख सकें और कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। तो हम 75% पे पहुंच गए हैं, विच इज गुड। पार्लियामेंट में भी 75% मेजॉरिटी जब आ जाती है तो उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी माना जाता है। तो हम भी इसे यहीं पर लेके चलते हुए अगले 5 सेकंड में इसे क्लोज करने वाले हैं। जरा फटाफट खत्म कर लीजिए। ऑलराइट, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And here we end the poll at 175 responses out of 216 responses, 81%. वैसे तो स्कूल की प्रिंसिपल यहाँ बैठी हैं और बाकी स्कूल के एसोसिएटेड लोग हैं। 81% ज़्यादा उनको समझ में नहीं आता बिकॉज जब तक 99.97% से कम हो तो मज़ा भी नहीं आता बच्चों को और स्कूल की टीआरपी भी कम हो जाती है। लेकिन फिलहाल इस पोल के लिए हमारे को यही रिजल्ट लेके चलने पड़ेंगे। तो देखिए, मैं अब आपके सामने रिजल्ट शेयर करने वाला हूं, तो जरा पढ़िए, अपने नोट्स बना लीजिए। हो सकता है आपके पास कोई प्रश्न हो इससे रिलेटेड, तो वो भी आप बाद में पूछ सकते हैं। तो पहला रिजल्ट आ रहा है, इज देयर एन एसोसिएशन बिटवीन एयर पोल्यूशन एंड कोविड-19? 61% पीपल से यस, 24% पीपल से नो और 15% लोगों को श्योर नहीं है। तो आई एम श्योर इन रिजल्ट्स को डॉक्टर अरविंद बड़े ध्यान से देख रहे हैं क्योंकि वो अपने आंसर्स में इसे बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। सेकंड, do you think the individuals exposed to high levels of air pollution are more susceptible to having a COVID-19 infection? Yes, say 55% people. No, say 6% people. Maybe people 34%. And not sure 5%. तो मेजॉरिटी फिर कहती है कि रिलेशनशिप तो है, हो भी सकता है। तीसरा, डू यू थिंक एयर पोल्यूशन हैज इट्स इफेक्ट्स फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज? 83% बिलीव यस, फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। तो डॉक्टर अरविंद के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि वो शुरू से ही बोलते आ रहे हैं। तो ये रिजल्ट तो टैली हो गया है डॉक्टर अरविंद। नो से 5%, इन्हें थोड़ा समझाना होगा। मे बी से 10% एंड नॉट श्योर 2%. And finally, who plays an important role in reducing risk for the children? Parents say 21%, teachers 1%. बच गई। टीचर्स के ऊपर अननेसेसरी हम प्रेशर डाल देते हैं कि तुम्हें ये भी बदलाव लाना है, वो भी बदलाव लाना है, तो टीचर्स बच गई, स्कूल भी बच गया 2%, गवर्नमेंट भी बच गया, लेकिन एवरीबॉडी is responsible collectively, and that is 3/4, 73%.
So ये हैं पोल के रिजल्ट्स, वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स, एंड आई एम श्योर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे वी शुड बी यूजिंग दीज रिजल्ट्स। तो मैं पोल के रिजल्ट्स को अब यहीं पर स्टॉप करता हूं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं विद आवर हीरो ऑफ द डे, डॉक्टर अरविंद कुमार। He is the founder trustee of Lung Care Foundation, and he's also chairman of Institute of Chest Surgery Medanta, the Medicity, and also has been seen almost every day on television these days. मेरे को भी मेरे दोस्त से मुलाकात टीवी के साथ ही होती है। तो डॉक्टर अरविंद, आपके दीदार हुए, बहुत अच्छा लगा, और अब आपके पास लगभग 18 मिनट हैं और आप अपनी बात ब्रीफली सबके सामने रखेंगे। ओवर टू यू डॉक्टर अरविंद कुमार। थैंक यू राजीव जी, मातृश्री एंड अदर्स फ्रॉम लंग केयर फाउंडेशन, थैंक यू। और सभी 250 से ऊपर जो हमारे एस्टीम्ड गेस्ट्स हैं और जो हमारे एस्टीम्ड पैनलिस्ट हैं, उन सबको मेरा सादर नमन। आप सबके साथ ये प्रोग्राम करके हमें बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है, और यह बहुत ही सामयिक विषय है, बहुत कंटेम्पररी टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसकी जरूरत एक्चुअली जो राजीव जी ने पोल किया उससे पता लग गई कि उसमें जो हमने देखा कि 60% लोगों ने कोविड और एयर पोल्यूशन के कोरिलेशन को रिकॉग्नाइज किया, 40% ने नहीं किया। ये 40%, मैं 60% से खुश नहीं हूं, मैं 40% के ना रिकॉग्नाइज करने से थोड़ा सा निराश हूं, क्योंकि इसके बारे में काफी डिस्कशन हो चुका है। और उसी तरह से जो तीसरा क्वेश्चन था कि बचपन से जो एयर पोल्यूशन का इफेक्ट होता है उसमें 80-20 का था, तो वो भी 80% फिगर नहीं है, क्योंकि हमारा एम है कि हर व्यक्ति 100% लोग ये जाने कि पोल्यूशन एक ऐसा जहर है जो पहली सांस से हमारे शरीर में घुलना शुरू कर देता है और शरीर को घोलना शुरू कर देता है। तो ये रिजल्ट्स शो करते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब तक जन जागरण नहीं होगा तब तक इस सोल्यूशन का, इस प्रॉब्लम का निवारण नहीं होगा। आज का टॉपिक है कि कोविड और एयर पोल्यूशन की दुगनी मार, हम अपने बच्चों के लिए कितने तैयार। तो कोविड क्या करता है? कोविड, जैसा कि आप सबको मालूम है, एक वायरस का इन्फेक्शन है। ये आरएनए वायरस है जो हमारे शरीर में जाता है, शरीर के अंदर ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारे नाक से मुंह से एंटर करता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके घर करता है, बॉडी के सारे अंगों को अफेक्ट करता है, और करीब 7-8 दिन तक ये फीवर और बाकी सारे सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है। बॉडी इस वायरस के खिलाफ कुछ एंटीबॉडी रिस्पॉन्स माउंट करती है, और एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा जो शायद ज्यादातर लोगों को बड़ी सरप्राइजिंग लगेगी, और मैंने देखा है कि ये इंफॉर्मेशन एक्चुअली सब लोग इसका दूसरा समझते हैं, कि इसमें सबसे जो खतरनाक चीज है, जिसका हम सबको डर है, जिसकी वजह से सारी दुर्घटनाएं होती हैं, वो है कि इसमें लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। लेकिन मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जो लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है वो वायरस की वजह से नहीं होता। सब लोग ये सोचते हैं कि शायद ये वायरस जाके हमारे लंग में बैठ जाता है और वायरस की वजह से ये निमोनिया होता है, तो सच्चाई इससे भिन्न है। होता क्या है कि वायरस हमारे बॉडी में एंटीबॉडी रिस्पॉन्स माउंट करता है। कुछ लोगों में वो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाता है और बहुत भारी मात्रा में बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं, जिसको हम एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, साइटोकाइन स्टॉर्म। साइटोकाइन स्टॉर्म मतलब साइटोकाइन एक कुछ केमिकल्स होते हैं जो बॉडी में हम इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, और स्टॉर्म का मतलब बहुत भारी मात्रा में थोक में वो साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, और लंग एक्चुअली उन केमिकल से डैमेज होता है। तो जिस समय लंग डैमेज होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, 100% नहीं बट मोस्ट ऑफ द टाइम, उस समय तक वायरस एक्चुअली हमारी बॉडी से क्लियर हो चुका होता है, लेकिन उसके द्वारा स्टार्ट की गई चेन रिएक्शन
हमारे लंग्स को तबाह कर देती है और ये तबाही लाखों लोगों में मौत का कारण बनी है। तो जो मेन अंग अफेक्ट होता है इस कोविड में वो लंग है। लेकिन जब देखा गया कि जो लोगों को कोविड हुआ है, लंग का इन्वॉल्वमेंट हुआ, उनमें किस ग्रुप में डेथ सबसे ज्यादा हुई, इस ग्रुप को सीरियस डिजीज सबसे ज्यादा हुई। जब इसकी एनालिसिस की गई तो पाया गया कि जिन लोगों को डायबिटीज है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट डिजीज है, जिनको ओबेसिटी है, जो स्टीरॉइड्स पे हैं, जो इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, जिनको कैंसर जगह जैसी चीजें पहले हो चुकी हैं या अलग अलग अंगों की बीमारियां हैं, तो ये कोई भी कोमॉर्बिडिटीज हम कहते हैं इनको, जिनको ये कोई भी, या जो लास्ट फर्स्ट वेव में जो लोग 60 से ऊपर की एज ग्रुप थे, उनको डेथ का चांस ज्यादा होता है। तो कुल मिला के दो चीजें कोविड में निकली हैं। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं कि इसको, इन सब का हमारे वायु प्रदूषण के टॉपिक से सीधा कोरिलेशन है। तो मैं पहले आपको कोविड की जो मेन पॉइंट्स हैं वो बता रहा हूं और फिर मैं आपको इसको पॉल्यूशन से लिंक करूंगा। तो कोविड में सबसे फियर्ड जो ऑर्गन इफेक्ट होता है वो है लंग्स, और जिन लोगों में ये इन्फेक्शन और ये डेथ रेट ज्यादा होती है वो जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, लंग डिजीज है, ओबेसिटी है, कैंसर वगैरह और दूसरी चीजें हो चुकी हैं। तो ये जो हैं बीमारियां हैं जिनमें कोविड होने का, से डेथ होने का चांस ज्यादा होता है, और दूसरा कोविड से लंग का प्रॉब्लम होता है। ये तो हुआ कोविड की सूचना। अब एयर पोल्यूशन क्या करता है? जैसा कि हमें ज्ञात है कि एयर पोल्यूशन मतलब एयर के अंदर पॉल्यूटेंट्स हैं जो पार्टिकुलेट मैटर भी हो सकते हैं, गैसियस मैटर भी हो सकते हैं। पार्टिकुलेट मैटर चाहे 2.5 हो, चाहे 10 हो, या 2.5 से छोटा जिसको हम अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स कहते हैं, और गैसियस मैटर्स में वो नाइट्रिक ऑक्साइड हो, सल्फर के ऑक्साइड्स हो, बेंजीन कंपाउंड्स हो, या दूसरी ओजोन और बहुत सारी और जो गैसेस हैं, हजारों डिफरेंट केमिकल, जो सारे के सारे सांस के द्वारा हमारे लंग्स में जाते हैं। हमारा जो लंग्स है वो पोर्टल ऑफ एंट्री है। सबसे पहला डैमेज लंग्स को होता है, सबसे ज्यादा डैमेज लंग्स को होता है, लेकिन डैमेज लंग्स तक ही सीमित नहीं रहता। लंग्स से ये पार्टिकुलेट मैटर और ये केमिकल्स एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में जाता है, और ब्लड से वो उस हर अंग में शरीर के जहां ब्लड सप्लाई होती है वहां चला जाता है। यानी हमारे ब्रेन से लेकर के ऑटो तक कोई अंग इसके इल इफेक्ट से बचा नहीं होता। जहां ब्लड जा रहा है वहां ये टॉक्सिन्स जाएंगे, और जहां ये टॉक्सिन्स जाएंगे वहां ये कहर ढाएंगे। तो ये सब के सब होते रहते हैं। तो जो पोल्यूशन अफेक्टेड कम्युनिटीज हैं उनमें लंग की डिजीज का इंसिडेंस ज्यादा होगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको मालूम है कि जो पोल्यूशन एफ्लिक्टेड कम्युनिटीज हैं उनमें लंग इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। जो पोल्यूशन एफ्लिक्टेड कम्युनिटीज हैं उनमें हाइपरटेंशन का इंसिडेंस ज्यादा होता है, उनमें हार्ट डिजीज का इंसिडेंस ज्यादा होता है, उनमें लंग कैंसर और लंग की जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो सीओपीडी हो, अस्थमा हो, इन सब का इंसिडेंस ज्यादा होता है। उनको ट्यूबरक्लोसिस का इंसिडेंस ज्यादा होता है। और अब जो नई रिसर्च आ रही है उसके अनुसार जो डायबिटीज का एक एक्सप्लोजन इंडिया में हो रहा है, तो डायबिटीज और पोल्यूशन का भी अब लिंक निकल रहा है कि जो ये पोल्यूटेंट्स होते हैं ये हमारे ब्लड से जब पूरे बॉडी में फैलते हैं, तो जो पैंक्रियाज होता है जिसको हम अग्नाशय कहते हैं, जहां से इंसुलिन निकलता है और जो हमारे ब्लड में शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है, यह केमिकल्स पैंक्रियाज में भी जाते हैं, वहां सूजन करते हैं, और वो इंसुलिन के रिलीज प्रोसेस को एडवर्सली इफेक्ट करके पेशेंट को डायबिटोजेनिक बनाते हैं, यानी उसको डायबिटीज प्रोन या अल्टीमेटली डायबिटीज बना देते हैं। तो डायबिटीज और एयर पोल्यूशन का भी अब सीधा इफेक्ट आ रहा है। तो एयर पोल्यूशन अफेक्टेड कम्युनिटीज में डायबिटीज भी ज्यादा होती है। और जो अगली चीज जो बहुत ही एक स्टार्टलिंग डिस्कवरी है कि ओबेसिटी, जो मोटापा, वो भी हमारे देश में उस तरह का एक एपिडेमिक हो रहा है। दिल्ली में स्टडीज में पाया गया है कि बहुत भारी संख्या में हमारे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन
मोटापे से सफर करते हैं। पहले वो सोचा जाता था, शायद काउच पोटैटो कहते थे, कि ये बच्चे हर समय सोफे पे बैठे हुए खाना खाते रहते हैं और चिप्स वगैरह खाते रहते हैं, उस वजह से हो रहा है। लेकिन अब एविडेंस एमर्ज हो रही है कि कहीं ना कहीं ओबेसिटी भी पोल्यूशन से लिंक्ड है। So air pollution is now being attributed as a diabetogenic agent as well as obesogen. Obesogen मतलब obesity cause करने वाला agent. तो obesity, diabetes, lung disease, hypertension, heart disease, ये सारी की सारी diseases pollution afflicted communities में ज्यादा incidence में होती है। अब आप ये बताइए कि जब ये सारी की सारी बीमारियां पॉल्यूशन एफ्लिक्टेड कम्युनिटीज में ज्यादा होती हैं और ये सारी की सारी बीमारियां हमें कोविड को प्रोन करती हैं और कोविड होने की स्थिति में हमारे डेथ के चांसेस बढ़ाती हैं, तो क्या ये रॉकेट साइंस है अगर मैं ये कहूं कि पॉल्यूशन एफ्लिक्टेड कम्युनिटीज में कोविड का इंसिडेंस ज्यादा होगा और कोविड होने की सूरत में उसका डेथ रेट भी ज्यादा होगा। A leads to B, B leads to C, so A leads to C। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज है और इसीलिए मैंने इसको एक सरल तरह से प्रस्तुत किया कि कोविड में क्या होता है, कोविड किस में ज्यादा होता है, कोविड किस में ज्यादा डेथ कॉज करता है। एक तरफ पॉल्यूशन क्या करता है, पॉल्यूशन कौन कौन सी बीमारियां कॉज करता है, पॉल्यूशन वो सारी बीमारियां कॉज करता है जो कोविड को पसंद है। अगर कोविड को मौका दिया जाए, वो कहेगा हमें एक ऐसा ह्यूमन बीइंग दे दो जिसको डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, हार्ट डिजीज हो, ये हो, वो हो, ओबेसिटी हो, सब कुछ हो, मैं उसको पकड़ लूंगा, खा जाऊंगा, उसको मार दूंगा। कोविड विल बी वेरी हैप्पी and these are exactly the situations which air pollution provides to COVID। लो भैया, ये तुम्हारे को प्लेट पे रख के मैं मोटा व्यक्ति, डायबिटीज, हाइपरटेंशन सब कुछ बना के दे रहा हूं, तुम आओ, इसको पकड़ो और इसको मार के खा जाओ। दोनों का जबरदस्त सामंजस्य है, कोरिलेशन है। यह एक मैंने आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो मेरा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन था, क्या ऑन ग्राउंड रियलिटी इसके अनुसार है? क्या कुछ ऐसी एविडेंस दुनिया में कहीं जनरेट हुई है जहां पर जो ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है ये वाकई में सच्चा प्रूफ हुआ? तो मैं आपको 4-6 स्टडीज बताता हूं। वैसे मातृश्री ने मुझे बहुत सुंदर सुंदर स्लाइड्स बना के दी हैं, लेकिन मैं उन स्लाइड्स को यूज करने की जगह उन स्टडीज को आपको एक एक करके सीक्वेंस में कोट कर दूंगा, क्योंकि मैं उनके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। मैं आपको किस कंट्री में हुई, क्या स्टडी हुई और उसका मोटा मोटा निष्कर्ष क्या था, कितना बताऊंगा। सबसे पहली स्टडी आई लास्ट ईयर 2020 मार्च में चाइना से, जिसमें उन्होंने देखा कि वहां पर PM 2.5 और कोविड इंसिडेंस का उन्होंने कोरिलेशन किया और उन्होंने देखा कि जिस प्रोविंस में PM 2.5 लेवल्स ज्यादा थे वहां पर कोविड का इंसिडेंस ज्यादा था। पहली स्टडी आई, चाइना से थी, किसी ने उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। 3-4 महीने के बाद अराउंड मई जून के आसपास इटली से सेकेंड मेजर स्टडी आई, जहां उन्होंने नॉर्थ इटली और साउथ इटली के PM 2.5 लेवल्स को इटली के मैप पर प्लॉट किया, एक हीट मैप के रूप में। हीट मैप का मतलब कि जहां PM 2.5 के लेवल्स ज्यादा हैं वहां ज्यादा डार्क कलर दिया और जहां लेवल्स कम है वहां लाइट कलर दिया, इसको हम हीट मैप कहते हैं। तो एक तरफ उन्होंने इटली के मैप पर PM 2.5 की मैपिंग की और उसी के साथ दूसरी तरफ इटली के मैप पे कोविड के केसेस की मैपिंग की और सरप्राइजिंग रिजल्ट आया कि दोनों मैप ऐसा लगा जैसे एक दूसरे की फोटोकॉपी, यानी कि जहां PM 2.5 के लेवल्स ज्यादा हैं वहां कोविड के केसेस ज्यादा है, कोविड की मोर्टेलिटी ज्यादा है, एंड इसका उल्टा जहां कम है वहां कम है। ये सेकंड स्टडी आई, इसने क्लियरली शो किया कि कोविड का कोरिलेशन डायरेक्ट PM 2.5 से है और उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि शायद कोविड जो ये पार्टिकुलेट मैटर है इसके सरफेस पे वायरस चिपक जाता है और जब हम इनहेल करते हैं पोल्यूटेड एयर तो PM 2.5 जो अंदर तक जाता है उसके साथ ये उसके छत पे बैठ करके ये पिगी बैक करके अंदर पहुंच जाता है और हमारे लंग्स में एंटर कर जाता है। तीसरी स्टडी आई यूरोप से, जिसमें उन्होंने नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल्स को कोविड के साथ कोरिलेट किया और उन्होंने पाया कि जहां जहां नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल्स ज्यादा थे
वहां वहां कोविड का इंसिडेंस ज्यादा था। चाइना से स्टडी आई, इटली से स्टडी आई, उसके बाद यूरोप से स्टडी आई, उसके बाद सबसे अहम स्टडी आई उसके 1-2 महीने के बाद हार्वर्ड से, जहां उन्होंने यूएसए की 300 काउंटीज के PM 2.5 लेवल्स को उनकी उन 300 काउंटीज में होने वाली कोविड डेथ्स के साथ कोरिलेट करने की कोशिश की, और उन्होंने पाया कि PM 2.5 और कोविड डेथ्स का एक डायरेक्ट कोरिलेशन है। और उन्होंने ये कहा कि अगर पिछले कुछ साल में PM 2.5 को जो आप एक्सपोज हुए हैं उसकी 1 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब का बढ़ जाए तो उससे करीब 7 से 8% मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। यानी कि अगर आपने 1% उसको PM 2.5 के लेवल को बढ़ाया तो डायरेक्ट कोरिलेशन था मोर्टेलिटी से। जहां PM 2.5 कम थे मोर्टेलिटी कम थी, जहां PM 2.5 ज्यादा थे मोर्टेलिटी ज्यादा थी। जिन कम्युनिटीज को PM 2.5 का एक्सपोजर कम हुआ था उनकी मोर्टेलिटी कम थी। जो थोड़ी सी लोअर लेवल की, जो वैसी जो सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड टाइप जो कम्युनिटीज थी, अफ्रीकन कम्युनिटी वाले जो एरियाज थे जहां PM 2.5 लेवल्स अक्सर हाई होते हैं, उन एरियाज की मोर्टेलिटी ज्यादा थी। तो ये कोरिलेशन हुआ, क्लियर कट आया। और ऐसी ही स्टडीज और जगह से भी आई हैं, जिसमें एक अभी मौलाना आजाद से कुछ दिन पहले ही एक स्टडी आई है और उसमें भी PM 2.5 लेवल्स और डेथ रेट को डायरेक्टली कोरिलेट किया गया है। इसके अलावा और बहुत सारी स्टडीज है, सबको मैं यहाँ कोट नहीं कर सकता। तो समरी ये है कि मैंने अपने पहले पार्ट में आपको एक थ्योरेटिकल बेसिस दिया था कि कोविड किस किस सूरत में ज्यादा मारता है, और वो सारी सूरत हाल पॉल्यूशन कॉज करता है तो वो कोविड को देता है। वो एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन था। अब मैंने आपको बताया कि चाइना से लेकर, इंग्लैंड से लेकर, इटली से लेकर, यूएस से लेकर, पूरे इंडिया से लेकर बाकी सारे वर्ल्ड से एनफ डेटा हैज कम टू प्रूव कि कोविड और एयर पोल्यूशन का एक डायरेक्ट कोरिलेशन है। जहां जहां पोल्यूशन ज्यादा है कोविड की मार ज्यादा है। तो ये एक निष्कर्ष है कि कोविड, तो ये लोग जिन्होंने 60% लोगों ने जो ये कहा था कि कोविड और एयर पोल्यूशन का कोरिलेशन है, तो वो 40% जो मानते थे कि नहीं है, मैं उनके लिए क्लियर कट मैसेज देना चाहता हूं कि कोविड और एयर पोल्यूशन का डायरेक्ट कोरिलेशन है। कोविड की मार वहां वहां ज्यादा होगी जहां पोल्यूशन की भी मार है। अब एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि ये जो कोरोना वायरस है, ये आखिरी वायरल अटैक नहीं है ह्यूमन बींग्स पे। अगर आप देखेंगे तो पिछले 20 साल में पहले सार्स था, फिर मर्स था, फिर इबोला आया, कोरोना आया। आने वाले समय में हम ह्यूमन बींग्स और वायरल अटैक से अटैक होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? ये वायरसेस क्यों आ रहे हैं? बैक्टीरिया भी तो हैं, फंगस भी तो हैं, ये वायरसेस ही क्यों आ रहे हैं? और ये सारे के सारे, एक बहुत अचंभा करने वाली इंफॉर्मेशन है कि ये सारे के सारे एनिमल वायरसेस हैं। ये वो नहीं है जो ह्यूमन बींग्स में पहले हुआ करते थे, ये एनिमल वायरस हैं जो एनिमल स्पीशीज को जंप करके हम ह्यूमन बींग्स में आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? उसका रीजन है क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एयर पोल्यूशन, ये सारी एक ही फैमिली के चट्टे बट्टे हैं। इसकी वजह से जबरदस्त एनिमल माइग्रेशन, ह्यूमन माइग्रेशन हो रहा है। एनिमल्स भारी संख्या में अपनी नॉर्मल हैबिटेट से निकल करके दूसरी जगहों पे जा रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स रीलोकेट कर रहे हैं, आपस में उनका इंटरेक्शन हो रहा है जो पहले उतना नहीं होता था। और इसीलिए ये एनिमल्स के वायरसेस कूद कूद करके हम ह्यूमन बीइंग्स में आ रहे हैं। इससे ज्यादा मैं इस टॉपिक में नहीं जा सकता क्योंकि राजीव जी द्वारा दिया गया टाइम खत्म हो रहा है। तो मैं समरी में 3-4 स्टेटमेंट्स दूंगा। नंबर 1, एयर पोल्यूशन वाज, इज and will continue to be a big threat to human beings, particularly to our children. हम सब कहते हैं, सोचते हैं, मानते हैं, दिखाते हैं, शो करते हैं कि हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो वो जो अपने बच्चों से प्यार करता है वो एयर पोल्यूशन को इग्नोर नहीं कर सकता। नंबर 1। नंबर 2, कोविड और एयर पोल्यूशन का डायरेक्ट कोरिलेशन है। अगर आप एयर पोल्यूशन की मार झेल रहे हैं तो आपको कोविड की मार ज्यादा पड़ेगी। नंबर 3,
जो ये कोविड है ये आखिरी वायरस नहीं है। अगर ये एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज के इशू को समय रहते एड्रेस नहीं किया गया तो फ्रेंड्स आने वाले समय में हमें और ऐसे वायरसेस को झेलना पड़ेगा जो हो सकता है कोविड से भी ज्यादा खतरनाक है। नंबर 4, एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज यह एक ही स्पेक्ट्रम के दो हिस्से हैं। एयर पोल्यूशन लीड्स टू क्लाइमेट चेंज इज ड्यू टू एयर पोल्यूशन। ये लिंक है और ये सारे के सारे सिर्फ एक कॉज से अराइज करते हैं और वो ये कॉज है अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स जो एक्चुअली जमीन के अंदर रहने के लिए बने थे वो हम निकाल के जो ये अनरिस्ट्रिक्टेड यूज कर रहे हैं उसके जो प्रोडक्ट्स हवा में जा रहे हैं उसी की वजह से ये है। और अगर हमें इन प्रॉब्लम से अपने बच्चों की खातिर बाहर आना है तो हमें फॉसिल फ्यूल्स का जल्दी से जल्दी त्याग करके रिन्यूएबल क्लीनर एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाना पड़ेगा, जिसके लिए कोई भी प्राइस हमें क्यों ना देना पड़े वो हमारे बच्चों की सेहत से बड़ी नहीं हो सकती। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी। राजीव। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरविंद। बहुत ही कम समय में लेकिन बहुत ही अच्छे विस्तृत तरीके से आपने अपनी बात हमें दिए गए समय सीमा के अंदर रखा आपने। मैं आपको प्रणाम करता हूं डॉक्टर अरविंद कुमार। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस। लेकिन आपके जाने से पहले सिर्फ 20 सेकंड में आपको 2 क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा जो लोगों ने पूछे हैं। पहला क्वेश्चन, हाँ नहीं, मुझे उन औरों तक जाना है इसलिए मैं आपसे ये सवाल जरूर करूंगा। एक क्वेश्चन है कि अगर घर में सभी एल्डर्स की वैक्सीनेशन हो गई है तो क्या बच्चे सेफ हैं कि नहीं, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस रिवर्सेबल है कि नहीं, फिर इसके बाद में मैं शिफ्ट करूंगा। ओके, सो घर में अगर सारे एडल्ट्स की वैक्सीनेशन हो गई है तो क्या आपने अपने बच्चों को सिर्फ घर के एडल्ट्स तक ही एक्सपोज करेंगे? क्या वो अगर दूसरे लोगों के साथ एक्सपोज नहीं होते हैं? एक बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है, नो वन इज सेफ अनलेस एवरीवन इज सेफ। तो हम अपने को सेफ फ्रॉम कोविड केवल उस दिन मानेंगे जिस दिन इस पृथ्वी की पूरी 700 करोड़ जनता वैक्सीनेट हो चुकी होगी। जब तक वैसा नहीं होता तब तक हम किसी कीमत पर अपने को सेफ नहीं मान सकते। यूएसए ने आज अपना बहुत हाई लेवल ऑफ वैक्सीनेशन कर लिया है, अपने देश को कर लिया है दूसरों की कॉस्ट पे, बट अगर वो सोचते हैं कि ऐसा करके उन्होंने अपने को सेफ कर लिया है तो बहुत भारी गलती है उनकी। देखिएगा आने वाले वर्षों में क्या होता है। एक, सो नो वन इज सेफ अनलेस एवरीवन इज सेफ। आपने एडल्ट्स को करा लिया तो आपके बच्चे सेफ नहीं है। कोविड संयम, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको फिर भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन राजीव क्या था? दूसरा यह है कि क्या लंग फाइब्रोसिस रिवर्सिबल है? तो लंग फाइब्रोसिस देखिए एक बहुत ही फियर्ड चीज है। फाइब्रोसिस क्या होता है? फाइब्रोसिस होता है जब लंग्स ऐसे श्रिंक करते हैं और उसको रोकने के लिए बार बार हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, गहरा सांस लीजिए, सांस खींच के रोकिए, इसके बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं यहाँ डिटेल में नहीं जाऊंगा। वो एक बहुत सशक्त, बहुत इफेक्टिव माध्यम है लंग फाइब्रोसिस को रोकने और रिवर्स करने का। और उसके साथ साथ कुछ एंटी फाइब्रोटिक मेडिसिन भी दी जाती हैं जो हम जिसके डिटेल्स में हम यहाँ नहीं जाते राजीव। उन सब से मिलाकर के इसको एड्रेस किया जा सकता है। राजीव, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अरविंद कुमार, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट आपने एक नया मायना दे दिया फिल्मी डायलॉग का कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, कोविड और पोल्यूशन से लगता है, और हमें ये मान के चलना पड़ेगा और डरना पड़ेगा। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं और एक अनाउंसमेंट मैं जरूर करना चाहूँगा कि डॉक्टर अरविंद कुमार के बनाए हुए वीडियोस करोड़ों की संख्या में भारत में मशहूर हैं, लोगों ने देखे हैं। और अगर आपने कुछ मिस कर दिया है तो लंग केयर फाउंडेशन के यूट्यूब पेज और फेसबुक पेज पर ये सब अवेलेबल है, आप ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको डिटेल्स में हर तरह की जानकारी मिल पाएगी। और अब हम अगला पड़ाव लेते हैं अपने पैनल डिस्कशन पर, जिसके अंदर हमारे पास बहुत ही एमिनेंट लोग हैं और मैं उनको क्विकली इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। आप हैं कनक गुप्ता, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ सेठ MR जयपुरिया स्कूल एंड ए ट्रस्टी ऑफ वी लोक।
Mrs. Charu Maini. She is the principal of DAV Public School, Uppal South End, Gurugram. Aparajita Gautam. She is the president of the Delhi Parents Association. And Sherry Frosh. She is a member of Warriors Mom, Gurugram. In fact, जब हम पैनल डिस्कशन शुरू करेंगे तो ये बहुत ही पेशी होगी. मैं उम्मीद करूंगा कि छोटे छोटे आंसर्स हों और साथ ही किसी ने एक आंसर दे दिया और अगर आप भी अपनी बात कहना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम. लेकिन उसको शुरू करने से पहले जब मैं इस सेशन की तैयारी कर रहा था तो मेरा कवि हृदय भी जाग गया कि हम करने क्या जा रहे हैं. तो मैंने भी कुछ लाइनें लिखी हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहूँगा एंड दैट विल पुट एवरीथिंग इनटू पर्सपेक्टिव. कोविड और पोल्यूशन की पड़ रही है मार, क्या मेरा बच्चा है तैयार? थ्योरीज बदलती हैं और बदलती हैं गाइडलाइंस. परिवार के संग सहमे खड़े हैं हम सभी साइडलाइंस. क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, यह है ग्रे एरिया. रोज सोचते हैं जल्द ही निकलेगा सलूशन का कोई जरिया. हर किसी की अपनी अलग है परेशानी, मुद्दा वही है, अल्फाजों की है अपनी अलग जुबानी. आज फिर हुए हैं इकट्ठे सोच के सुर मिलाने को, कैसे बढ़े आगे मिलकर कंफ्यूजन भगाने को. उम्मीद है निकलेंगे जल्द ही इस आपदा से हम, चलिए मिलकर दिखाते हैं अपनी पेशेंस और एफर्ट्स का दम. थैंक यू सो मच. तो मेरा सबसे पहला प्रश्न सभी पैनलिस्ट से है और क्विकली मैं आंसर चाहूंगा कि आपने अभी डॉक्टर अरविंद कुमार को सुना, तो आपके कंसर्न्स और आपके ओपिनियन इस कंटेक्स्ट में जब हम बात करते हैं कोविड-19 और वायु प्रदूषण की दुगनी मार, अपने बच्चों के लिए हम कितने तैयार? लेट मी हैव योर ओपनिंग कमेंट्स प्लीज. चारू जी, आपसे शुरू करते हैं. Thank you, Rajiv ji, and namaskar Arvind sir and all the panelists. So, जैसे कि अरविंद सर ने कहा है, वायु प्रदूषण हमें सबसे बड़ा जो हम जिससे हमें डर लगना चाहिए, जो आप अपनी कविता में लिख कह रहे थे, तो कोविड से भी ज्यादा जो डर हमें लगना चाहिए वो वायु प्रदूषण से लगना चाहिए, जैसा कि अरविंद जी ने कहा. और जब तक वायु प्रदूषण को हम कंट्रोल नहीं करेंगे और लंग्स को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, तब तक आगे बढ़ने का कोई जरिया नहीं नजर आ रहा है. क्योंकि हम बच्चों को बोलते हैं कि दे हैव टू बी रेजिलिएंट, गिर के उठने की क्षमता बच्चों में होनी चाहिए, ऐसा हम एज अ प्रिंसिपल, एज अ हेड ऑफ द स्कूल, आई फील, एंड दिस इज द थॉट दैट आई गिव टू माय टीचर्स. बट इट इज ओनली एज लॉन्ग एज माय लंग्स आर स्ट्रांग टू होल्ड द ब्रेथ. तो डॉक्टर अरविंद के हम वीडियोस देख के और बच्चों को दिखा के खूब लंग कैपेसिटी बढ़ाने का हम कर रहे हैं. और जब तक मेरे लंग्स इतने स्ट्रांग नहीं है तब तक हम सर्वाइव नहीं करेंगे. रिवाइव नहीं करेंगे तो थ्राइव कहाँ से करेंगे? सो दिस इज माय ओपनिंग कमेंट दैट इफ यू विश टू सर्वाइव, रिवाइव एंड थ्राइव, देन टेक केयर ऑफ योर लंग्स एंड कंट्रोल द पोल्यूशन. थैंक यू चारू जी. डॉक्टर अरविंद ही एक ऐसे डॉक्टर हैं जो अपने प्रोफेशन के खिलाफ बातें करते हैं. अक्सर डॉक्टर सोचते हैं कि ज्यादा बीमार लोग होंगे, मेरे पास आएंगे, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, और ये हमेशा कह रहे हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. हम कितना जल्दी बच पाएं उतना बेहतर है. अपराजिता, आपका क्या ओपिनियन है प्लीज? जैसा कि डॉक्टर अरविंद ने अभी अपने इस जो सेशन में थोड़ा सा इन्होंने बताया है, तो ये तो क्लियर है कि जो पॉल्यूशन वाले जो स्टेट्स हैं, अगर हम दिल्ली का देखें एग्जांपल और मुंबई का एग्जांपल देखें, वहीं पर अभी जो रिसेंट जो कोविड की जो सेकेंड वेव आई थी, ये बहुत बड़ा एग्जांपल हो गया इंडिया के हिसाब से कि दिल्ली और मुंबई में सबसे ज्यादा हिट हुआ है और हमने वहां पर कंडीशन भी देख ली. और जैसे डॉक्टर अरविंद ने समझाने की कोशिश की अपने सेशन के थ्रू कि एयर पोल्यूशन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपके कोविड, ये आपस में कोरिलेट करते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पेरेंट एसोसिएशन, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है. ऑब्वियसली फर्स्ट जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है, और जैसे आपने जो क्वेश्चनियर में पूछा था ये किस किस की जिम्मेदारी है, ये सभी की जिम्मेदारी है. बट अगर परसेंटेज पूछे, ऑब्वियसली पेरेंट्स की ज्यादा जिम्मेदारी है. तो इस सेशन के माध्यम से हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पेरेंट्स को अवेयर करें कि वो अपने बच्चों को जितना सेफ रख सकते हैं सेफ रखें, जो आज का हमारा सेशन है.
और इस सेशन को अरेंज करवाने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए आप सभी का धन्यवाद, स्पेशली Thank डॉक्टर you. अरविंद और राजीव जी का। Thank you so much. Kanak, what is your opinion? Thank you for having me over here, Rajiv ji, and thank you, Arvind ji, for organizing this. So, Rajiv ji, मैं आपको एक बहुत छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। पिछले साल हुआ था, मेरी 11 साल की बेटी है सारा, उसने मुझसे पूछा था कि जब भी स्कूल खुलें, चाहे वो जब हो, आज हो, कल हो, क्या मैं स्कूल वापस जाकर अपने दोस्तों के साथ टिफिन शेयर कर सकती हूँ। मेरे पास अप्रैल 2020 में उसके इस सवाल का जवाब नहीं था। मेरे पास आज भी इस सवाल का जवाब नहीं है, जबकि मैं 40 स्कूल चलाता हूँ, 30,000 बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं। मेरे पास जवाब नहीं है, क्योंकि वो समझती है इस चीज को कि वो देखती है पापा पोल्यूशन के फील्ड में भी इन्वॉल्व हैं और अब कोविड भी आ गया, क्या होगा इसको लेकर। तो हम लोग बहुत बातें करते हैं इस चीज के बारे में, घर पर भी, प्रोफेशनली भी। मुझे लगता है कि अवेयरनेस के पहले का एक स्टेप है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में डॉक्टर अरविंद ने बात की। एक्नॉलेजमेंट, हमें बहुत जरूरी है एक्नॉलेज करना कि एयर पोल्यूशन बहुत बड़ा मुद्दा है। जब हम ये एक्नॉलेज कर लें तो उसका अवेयरनेस क्रिएशन बिकम स्लाइटली इजियर, जहां पर हम लोगों को अवेयर कर सके कि इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। और जब वो अवेयरनेस हो जाए, उसके बाद हमें एक्शन पे आना है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, चाहे वो स्कूल के बाहर डीजल जो आइडल रहता है बसों में, उसके ऊपर काम करना हो, वृक्षरोपण हो, ये सारी चीजें फिर एक्शन पे आ जाती हैं। तो ये 3 A's आई थिंक आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड वी लुक फॉरवर्ड टू मोर एक्शन। पैनल से हम बात करेंगे जिसमें और हमें पता चलेगा कि क्या किया जा सकता है। थैंक यू कनक। इनफैक्ट लंग केयर फाउंडेशन का एक प्रोग्राम है बेस्ट क्लब्स, ब्रीथ इजी स्टेट ऑफ क्लब्स, और उसमें स्कूली बच्चे बहुत इसी तरह के सॉल्यूशंस लगा रहे हैं। वो सिर्फ गाड़ी क्यों ही नहीं बंद करा रहे, अपने पापा की कार भी बंद करवा रहे हैं ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर, और ये उनकी अचीवमेंट है। बट इसके बारे में हम दोबारा चर्चा विस्तार से बाद में करेंगे। बट चेरी जी, आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। आप वॉरियर मॉम को रिप्रेजेंट करती हैं और पेरेंट्स का मेजर कंसर्न है, मम्मी का खास तौर से कंसर्न अभी तक ये था जो कनक कह रहे थे कि क्या मैं अपने दोस्तों के साथ खाना खा सकूं। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि खाना खाते वक्त एरोसोल्स को कितनी दूर रखना है, ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना हो गई है। तो एज अ वॉरियर मॉम आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, व्हेन इट कम्स टू कोविड, हमें ये मालूम हो गया है, बिटवीन फर्स्ट वेव और सेकंड वेव, हमें ये मालूम हो गया है कि हमें कुछ मालूम नहीं है कि हमें थर्ड वेव की प्रेडिक्शन करे कि कब होगा, क्या होगा, हमें नहीं मालूम। पर हमें ये मालूम है कि फॉर श्योर, अच्छा, कि थर्ड वेव हो या ना हो, हमारे बहुत सारे बच्चे अस्पताल में जाएंगे, हमारे बहुत सारे लोग मर जाएंगे। 1.2 मिलियन इट्स जस्ट अ फैक्ट कि 1.2 मिलियन डाई एवरी ईयर फ्रॉम एयर पोल्यूशन। तो अगर कोविड हो या ना हो, वो तो होता ही है, बट नाउ कोविड प्लस एयर पोल्यूशन, ये हम झेल पाएंगे कि नहीं, वो ही क्वेश्चन है। और मैं अभी सुन रही थी अरविंद जी को, कि डॉक्टर अरविंद को कह रहे थे कि कोविड अफेक्टेड पॉपुलेशंस, जैसे कोविड अफेक्टेड पॉपुलेशंस, आई मीन एयर पोल्यूशन अफेक्टेड पॉपुलेशन, एयर पोल्यूशन अफेक्टेड पॉपुलेशंस कौन से हैं? 98% ऑफ इंडिया इज एयर पोल्यूशन अफेक्टेड। हम जो भी शहर में रह रहे हैं, जैसे टाइप 1 Delhi, Bombay, whether you're in Pune, whether you're in Nagpur, whether you're in Kanpur, Lucknow, I mean, हम सभी के बच्चे, even in the villages, all of our children are affected by air pollution. We're all air pollution afflicted populations, yeah. Or, whether COVID happens, whether it doesn't happen, what will happen, we don't know, but we do know कि हम air pollution से तो बच ही सकते हैं, और बहुत सिंपल तरीके हैं। आई एम श्योर वी विल बी गेटिंग इनटू सॉल्यूशंस, तो हम वही बात करेंगे। थैंक्स। थैंक यू शेरी। इनफैक्ट जब हम नंबर्स की बात करते हैं और हम कहते हैं कि भारत में 1.7 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, लेकिन हम सिर्फ डेथ की बातें करते हैं, लेकिन जो रोजमर्रा में एयर पोल्यूशन से सफरिंग होती है वो करोड़ों की तादाद में होती है। जब सांस फूल रहा है तो उस वक्त तो कई बार आदमी कहता है भगवान जान ही ले ले, बजाय कि मेरे को इतनी तकलीफ दे रहा है। लेकिन उन करोड़ों की बातें, उन तकलीफों की बातें नहीं करते जो हमारे बच्चे भी फेस करते हैं। इसी वजह से लंग केयर फाउंडेशन ने अस्थमा के ऊपर अपना फोकस रखा। हमने अस्थमा मैनुअल क्रिएट किए जो 11 भारतीय भाषाओं में अवेलेबल हैं, हमारी वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। स्कूल्स के टीचर्स वगैरह को हम
ट्रेन भी करते हैं ताकि ये रोजमर्रा की जो छोटी छोटी तकलीफें हैं इनको हैंडल किया जा सके। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और बात भी आती है चारू जी, अक्सर पेरेंट्स सोचते हैं मेरा बच्चा तो बहुत छोटा बच्चा है, लेकिन जब वो स्कूल में जाता है तो टीचर्स और प्रिंसिपल कहती हैं बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हैं, स्मार्ट हैं, जो पेरेंट्स शायद मानने को तैयार नहीं होते कई बार। तो इन परिस्थितियों में जहां पर कोविड और पोल्यूशन है, बच्चों का सहयोग पाने में किस तरह की विडंबनाएं आप देखती हैं? राजीव जी, अभी तो क्या है कि स्कूल बंद है, बिल्डिंग्स बंद हैं, तो बच्चे भी जिस तरह का डर का माहौल क्रिएट किया गया है, तो बच्चे भी समझ रहे हैं। छोटे बच्चे तो समझ ही रहे हैं, टीनेजर्स के साथ में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वैसे भी एक वो सारा दिन घर में बंद है, घर की चार दीवारी में, एक वो नैगिंग वाला भी सिचुएशन आ जाती है, बिकॉज दे ऑल्सो विश टू ब्रेक थ्रू, है ना। नो वन likes to be under 24/7. They are under the observation of their parents, which is actually not good for their mental health also. So this is another concern that we have as the school principal, that how to take care of the mental health of the students. And during our sessions with them, we have our peer facilitators, peer educators, जो कि बच्चों से आपस में बात करते रहते हैं। तो उनके साथ जो आपने बोला वो भी हम कि हाउ टू हैव द कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। बाहर तो बच्चे निकलने लग गए हैं, अब जब सेकेंड वेव जब ढीली पड़ी है तो बच्चे बाहर निकलने लगे हैं। आप बाजार में जाइए तो लगता ही नहीं है कि वेव है, कुछ हम जैसे कुछ लोग मास्क लगा के घूम रहे होते हैं। तो बार बार ये बात दोहराना कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें रखना है, जो कोविड संयम सर कह रहे थे वो हमें रखना है, इस पे हम बात करते रहते हैं। छोटे बच्चे तो मानते हैं, छोटे बच्चे उल्टा अपने बड़े लोगों को सिखाते हैं दैट दे हैव टू वॉश देयर हैंड्स एंड दे हैव टू कीप, जैसे आप बोल रहे थे कि अपने मम्मी पापा का गाड़ी का इंजन भी बंद करवाते हैं, तो छोटे बच्चे तो बिल्कुल मानते हैं। और बड़े भी इनफैक्ट कई जगह पे तो मैंने ये देखा है अपने परिवार में भी कि उल्टा बच्चे पेरेंट्स को डांट रहे होते हैं कि अगर आज आप आंटी अंकल से नहीं मिलोगे, पार्टी नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? डोंट यू नो दैट यू हैव डायबिटीज? Don't you know that you have to take care of yourself? And those kids are, I think, more sensitized as compared to their adults. And that is because the schools every day in and day out, we are doing those pranayams and all those exercises. और बार बार क्योंकि इसकी बात करते रहते हैं, तो I think उसका असर है और बच्चे बहुत हमारे साथ में चल रहे हैं। तो बच्चे डेफिनेटली स्मार्ट हैं और आम दुनिया जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी थर्ड वेव आए, पूरी मेहनत कर रही है, बिकॉज कोई भी प्रिकॉशंस नहीं लिए जा रहे। लेकिन कनक, इसमें मेरे आपसे प्रश्न है, आपकी बिटिया और आपके स्कूलों में 30,000 बच्चे, क्या चैलेंज है इन टर्म्स ऑफ वही बात 30,000 बार दोहराने में कि भाई कुछ मिलकर इकट्ठा करना पड़ेगा? आपको क्या लगता है? राजीव जी, सबसे बड़ा चैलेंज तो एक्सेप्टेंस का ही होता है, जहां पर बिहेवियर पैटर्न्स इफेक्ट करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि बीमारी होगी तो मुझे नहीं होगी, पास वाले को होगी। हमें लगता है कि इन्फेक्शन अगर किसी को होगा तो मुझे नहीं होगा, पास को होगा। राजीव जी, मैं ये मानता हूं कि चाहे कितना भी जीडीपी इंक्रीज हो, रेवेन्यू लॉस हो, एटसेट्रा, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। Nothing comes close to the health and well-being, especially that of the children. I feel that कहीं ना कहीं हम लोग ये responsibility as adults भूल जाते हैं रोजमर्रा की भागदौड़ पे, कि कहीं ना कहीं जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करना बहुत जरूरी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम रिकग्नाइज करते हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि जो लर्निंग एस्पेक्ट्स हैं उसको तो हम टैकल कर लेंगे टेक्नोलॉजी को यूज करके, पर जो सोशल इंटरैक्शंस हैं, जो बहुत सारे मेंटल एंग्विश के इश्यूज हैं, उनको टैकल करना भी उतना जरूरी है। तो बच्चों से बात करें, हम टीचर्स को इंक्लूड करें, हम पेरेंट्स को एज पार्टनर्स देखें। जो एक बहुत ज्यादा स्कूलों में चलता है कि क्या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है स्कूल का, मुझे नहीं लगता है कि कोविड में ये चीजें बहुत ज्यादा समान हो गई हैं, वेयर वी हैव इमर्ज्ड एज ट्रू पार्टनर्स, जहां पर सब एक दूसरे को हेल्प करना चाह रहे हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। 30,000 बार भी रिपीट करना पड़े राजीव जी, हम लोग करना चाहते हैं इस चीज को, क्योंकि हर बच्चा जरूरी है।
today for us every child is as important as my child. हम इतना ही सोचते हैं. राजीव. I think you said it very well. और आपकी और चारू जी की बात को मेरे को एक पुराना किस्सा याद आ गया. बचपन में मेरे कजन्स, उनसे जब पूछा जाता था कि तुम क्या बड़े होके बनना चाहोगे, तो एक कजन बोला करता था, मैं ना अपने डैडी का डैडी बनना चाहता हूँ. एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी रेलेवेंट पॉइंट टुडे. जब चारू जी कहती हैं कि बच्चे डांट रहे हैं, तो बच्चों को ही पेरेंटल रोल लेना पड़ेगा ताकि पेरेंट्स को ग्रिप में लेके सुधार सकें, क्योंकि वो जागरूक ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू पेरेंट्स. एंड आई थिंक दोज पेरेंट्स हु आर लिसनिंग, प्लीज एक्सेप्ट योर चिल्ड्रन एज योर टीचर्स टू. My next question is to Sherry and Aprajita together, and I would like to have your answers on that. कभी तो स्कूल खुलेंगे, जैसे कनक की बिटिया पूछती है, कभी तो क्लासेस होंगी. अभी तो ये भी हुआ है कि कुछ नए बच्चों ने स्कूल में सेकेंड ईयर में भी पहुंच गए हैं, लेकिन क्लासेस शुरू नहीं हुई. और आज मेरी कुलीग मास्टरी कह रही थी कि उनके बेटे का पीटीए था, तो शायद टीचर ने पहली बार बेटे का चेहरा देखा ऑन स्क्रीन. लेकिन कभी तो ऐसा होगा जब हम फिर फेस टू फेस आएंगे. ऐसी स्थिति के अंदर आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स को और स्कूल्स को क्या क्या तैयारी करनी चाहिए? शेरी एंड देन अपराजिता. You know, I mean, इतनी ट्रेजेडी है कि स्कूल्स में एयर प्यूरिफायर्स भी कहने को हम कह नहीं सकते, बिकॉज हमारे जो बल्क ऑफ स्टूडेंट्स है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में है. बट द गुड थिंग इज कि वहाँ ना जो क्लासरूम्स है वो पूरे खुले हुए हैं. लाइक यू हैव द विंडोज ओपन, यू हैव द डोर्स ओपन, तो हवा अच्छे से क्लासरूम में जाती है. बट अभी एयर पोल्यूशन आएगा तो एयर पोल्यूशन भी झेलेंगे. तो I think no matter what, going to class will be a very difficult challenge for our children. Aprajita. अपराजिता प्लीज. आप म्यूटेड हैं, अनम्यूट कीजिए. या थैंक यू शेरी. देखिए जो क्वेश्चन है राजीव जी आपका, उसमें पिछले जो 1.5 साल से हम लोग सुन रहे हैं 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, तो यही चीज हमें अपने बच्चों को घर से भेजते हुए समझानी है. अभी जो वैक्सीनेशन का जो क्वेश्चन आया था कि फैमिली में सभी लोग वैक्सीनेट हो गए, और उसके बाद डॉक्टर अरविंद ने ये कहा था कि आपने खुद तो आप वैक्सीनेट हो गए, बच्चे तो बाहर जाएंगे ना. तो जब स्कूल खुलेंगे तो वही सिचुएशन आएगी. हम लोग श्योरिटी नहीं ले सकते कि मेरा बच्चा जब स्कूल जा रहा है, वो किसी भी एज का है, पहली बात वो जितने लोगों से इंटरेक्शन में आ रहा है क्या सभी के सभी वैक्सीनेटेड हैं. और प्लस अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो कोविड का और एयर पॉल्यूशन का आपस में रिलेशन है, तो बच्चा घर से बाहर निकलेगा तो एयर ब्रीथ तो करेगा ही बाहर निकलकर. अब वो चाहे वो क्लोज रूम में करे जो एसी क्लासरूम्स होते हैं, और जैसे शरी मैम ने बोला जो गवर्नमेंट स्कूल्स में रहते हैं वहाँ पे एसी नहीं होता, चाहे ओपन उसमें करे. तो बस हाँ ये जरूर है एज ए पेरेंट बच्चों को हमने वही हाइजीन वाले जो पिछले 1.5 साल से हम लोग फिंगर टिप्स में लर्न करने, जैसे हम होते हैं ना मॉर्निंग में उठते हैं कि पहले ब्रश करो, सेम चीजें हमने बच्चों को भी लर्न करवानी है. यही कि डिस्टेंस बना के रखें, और ये जो मास्क हैं वो अपना अननेसेसरी नहीं उतारें. तो ऑब्वियसली ये पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको बिल्कुल बाय हार्ट लर्न करवाना. एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी अंत में, बच्चे तो देखिए बच्चे होते हैं, हम प्रैक्टिकली हमने भी देखा है, हम बड़े लोग भी, आप किसी भी सेमिनार बड़े लोगों का भी देख लीजिए, जहाँ 4 लोग मिलते हैं, शुरू में मास्क पहना होता है, आफ्टर हाफ एन आवर वो लोग भूल जाते हैं. डिपेंड्स आपकी क्या रिलेशन है. और बच्चों के तो अपने पीयर के साथ जिनके साथ ऑलरेडी वो इतने सालों से पड़े होते हैं, तो हमें वो ह्यूमन बिहेवियर भी समझना पड़ेगा. तो जहाँ यस रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होंगी, साथ में डर भी होगा. लेट्स सी क्या होगा, थर्ड वेव क्या कहती है, कैसे लाएगी. बाकी डॉक्टर अरविंद हैं हमें यहाँ बताने के लिए कि और कौन से प्रिकॉशन एज ए पेरेंट्स हम लोग ले सकते हैं. थैंक यू राजीव जी. एनीवे, थैंक यू सो मच प्राजिता. बट एक सवाल मैं क्विकली आप चारों से पूछना चाहूंगा. अभी हम बात कर रहे हैं मार्च 2020 से कोविड की समस्या, स्कूल खुलेंगे उसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एयर पोल्यूशन तो शुरू से रही है जी. और वो समस्या हमारी बढ़ती जा रही है. और आने वाले टाइम में हर सितंबर एंड से हमारा फेस्टिवल ऑफ एयर पोल्यूशन शुरू होता है, जो कि जनवरी फरवरी तक चलता है. और उसके बाद हम फिर ठीक हो जाते हैं, हम कहते हैं हो आज तो एयर ठीक, क्वालिटी ठीक है. क्या ठीक है? 200 है, होना कितना चाहिए? 10.
लेकिन हम उसमें भी खुश हैं। लेकिन इस पीरियड के दौरान हम बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं और फिर हम भूल जाते हैं। लेकिन पेरेंट्स और टीचर्स, अगर हम ये सोचें कि क्या एयर प्यूरिफायर लगा देने से सोल्यूशन हो पाएगा, तो डॉक्टर अरविंद बिल्कुल सिर ऐसे घुमा देंगे, क्योंकि ही मेंटेन्स देयर आर नो पर्सनल सॉल्यूशंस टू पब्लिक प्रॉब्लम। हमें कारणों के पीछे जाना पड़ेगा, ऐसा क्यों हो रहा है और क्या किया जा सकता है ताकि एयर पोल्यूशन को कम किया जा सके। क्योंकि मान लीजिए विंटर्स में हमारे स्कूल खुलने शुरू हो जाएं, तो इन दुगनी मार को तैयारी करने के लिए, खास तौर से एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, आप लोगों को क्या लगता है, पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड स्कूल्स को क्या क्या करना पड़ेगा? चारू जी, आप म्यूटेड है। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए तो सबको इकट्ठे ही साथ आना पड़ेगा। और स्कूल का जो रोल है वो तो जागरूकता का है, जागरूकता फैलाने का, सेंसिटाइज करने का बच्चों को। वो रोल हम निभाते आए हैं और मतलब सभी स्कूल्स कर रहे हैं। और जैसा कि आपने, और आपके जो बेस्ट क्लब्स हैं, दे आर डूइंग अ वंडरफुल वर्क। The breathe easy, yes, stay healthy, Breathe easy, stay tough. Stay tough. So मैं हमारे स्कूल के बच्चे भी उन सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो जागरूकता फैलाने का काम बेस्ट क्लब्स ने किया है स्कूलों में, ये कमेंडेबल है। और स्कूल का तो मैं यही कहूंगी, और क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल एक स्कूल का, एक इंडिविजुअल का नहीं, ये तो एक पूरा कम्युनिटी एफर्ट है। जब तक हम सब मिलके जागरूक ना हो, जब तक हम सब मिलके ये ना सोचें कि हाँ हमें करना है और मुझे अपने हिस्से का कार्बन फुटप्रिंट नहीं बढ़ाना है, मुझे अगर कपड़ों की जरूरत नहीं है तो मैं एक्स्ट्रा ब्रांडेड कपड़े लेने बाजार में ना जाऊं। अगर मैं घर के यहाँ पर जो ग्रोन वेजिटेबल्स हैं उससे मेरा पेट भरता है, तो मैं बाहर से खरीदी हुई इंपोर्टेड वेजिटेबल्स और एवोकाडोस क्यों लूं? Because all that is going to increase the carbon footprint. Every extra bit that I am exporting is going to increase the carbon footprint. और उसके लिए जो मेरे बच्चे, हम लोगों ने स्कूल में कुछ मुहिम भी चलाई और बच्चों ने कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेटर्स बनाए, सो दैट रियली हेल्प्स इन सेंसिटाइजिंग द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के थ्रू पेरेंट्स। तो दैट कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेटर बच्चों ने पूरे फिर गूगल फॉर्म्स निकाले और सबके साथ किया, तो उन्होंने क्या उनका निष्कर्ष निकला कि इस धरती के कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बढ़ाने में सबसे ज्यादा जो जितना अमीर है वो उतना कार्बन फुटप्रिंट उसका बढ़ा रहा है। और जो हमारे क्लास 4 एम्प्लॉइज हैं, माली भैया वगैरह हैं, या वो दे आर द लीस्ट कंट्रीब्यूटर टू दैट। सो ये बच्चों की आंखें इस बारे में। थैंक यू चारू जी। टाइम बहुत कम होता जा रहा है, मैं फटाफट क्विक बाइट्स लूंगा और प्रोग्राम को हम टाइम पे क्लोज करने की कोशिश करेंगे। शेरी, आप क्या कहती हैं? मेरा थोड़ा सा डिफरेंट व्यू पॉइंट है कि एक तो हमारे इंडिविजुअल एफर्ट्स हो सकते हैं, जैसे हम साइकिल करें, हम कार्बन फुटप्रिंट कम करें, लेकिन एक जैसे हमारा जो हवा है वो हमारा कॉमन्स है, एंड टू रेगुलेट आवर कॉमन्स वी इलेक्ट अ गवर्नमेंट, we pay taxes, we vote, so the responsibility of this has to come from the government. Now I'm not saying that means that we just sit at home and we just complain. We are in charge of making sure the government does its job. We are in charge of making sure the government is accountable. We are in charge के देखो ये environment ministry है, ये laws है, environment ministry enforce क्यों नहीं कर रहा है अपने laws? So we are in charge of making sure that these laws are enforced. And if you see, इतने सारे देश हैं जहाँ एयर पोल्यूशन को सुधार लिया गया है, क्लीन एयर हो गया है, where like Mexico City, Beijing, and it wasn't because people stopped using plastic bags. It was because the government at some point became so ashamed because of the so much pressure from the people. The government took steps, and then people kept that pressure up. So according to me, हमें एक लॉबी बननी चाहिए, जैसे कार की लॉबी होती है, फार्मर्स की लॉबी होती है, और हमें अपने बच्चों के लिए लॉबी बननी चाहिए, because who is representing our children on this? Thank you. So here is a warrior mom talking about a lobby, which is a very important point. Thank you so much. अपराजिता जी, आपका quick bite, please. शरी जी ने जो बोला है कि यस,
देखिए ये कम्युनिटी कंप्लीट सभी लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है, मैं छोटा सा शेरी जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं एग्जांपल देती हूँ। पीछे दिल्ली में आप लोगों ने देखा होगा जब ट्रैफिक रूल्स को वॉयलेट किया जा रहा था, दिल्ली गवर्नमेंट ने इसमें ट्रैफिक में वहां पे चालान काटने शुरू किए थे। ट्रस्ट मी, हर कोई रेड लाइट से पहले पूरा बहुत दूर रुकना शुरू कर दिया था और पूरा ट्रैफिक के रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहा था। यानी कि इम्प्लीमेंटेशन अगर गवर्नमेंट किसी चीज का चाहे तो सच में ये जो एयर पोल्यूशन और हम बात कर रहे हैं इसकी, हम काफी हद तक रोक सकते हैं। क्योंकि एक तरफ होता है कि हर कोई छूट दे रहा है तो हम भी लेजी हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है, 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद वो लेजी हो जाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रूल्स बना के उसको इम्प्लीमेंट करवाए, और हम सबसे सबको फॉलो करना है। हमने अपने बच्चों को तो अपना गुरु बना दिया, बट हम जब बाहर जाएंगे हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं, हम बाद में उसी चीज को हम लोग भी हम भी अनलॉफुल एक्टिविटीज करना शुरू करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, कि गवर्नमेंट लॉ लाए, इम्प्लीमेंटेशन करवाए, यस फाइन करे। क्योंकि जैसा राजीव जी आपने कहा था कि हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, कैसे मर्जी करना पड़े, इसको रोकना पड़ेगा। तो ये जॉइंट एफर्ट है। अगर गवर्नमेंट ऐसे लाती है तो एक अच्छे सिटीजन के नाते हमारा जवाबदेही भी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सॉरी, कि हम उसको फॉलो करें, उसके रूल्स को जो भी लाते हैं उसका पालन करें प्रॉपरली। वेल सेड। इनफैक्ट आप जो कह रहे हैं उसका निष्कर्ष यही निकल रहा है कि मिलकर काम करना है हमारे को, और लंग केयर फाउंडेशन आप लोगों का पूरा साथ इस चीज में देगा। कनक, आपके क्या कमेंट्स हैं इसके ऊपर? राजीव जी, मेरे 2 वर्ड्स हैं जो मेरे बहुत फेवरेट हैं। एज एन एजुकेटर मैं बिलीव करता हूँ 21st सेंचुरी स्किल्स में, जिसमें एक बहुत जरा बड़ा जो एक टॉपिक रहता है डिसीजन मेकिंग और क्वेश्चन आस्किंग। आई थिंक ये बहुत जरूरी है। और एक और मेरा बहुत फेवरेट वर्ड है एनवायरमेंटालिटी, और मैं दोनों को जोड़ता हूँ। एनवायरमेंटालिटी मतलब एनवायरमेंट की तरफ जागरूक होना, उसकी तरफ काम करना। सो डिसीजन मेकिंग की मुझे, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं ये काम करूं या ना करूं, मुझे साइकिल से जाना है या गाड़ी से जाना है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने बोला कि वो बच्चों ने गाड़ी बंद करवाई। बहुत बहुत वो एक डिसीजन मेकिंग है, एम्पावरमेंट ऑफ द चिल्ड्रन है। और दूसरा, जहां क्वेश्चन आस्क करना, जो सिंबॉलिक मेजर्स हैं, जैसे मुझे लगता है कि जो स्मॉग टावर्स लगाए जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है वो चलेंगे। मुझे नहीं लगता है कि वो एज अ सिंबॉलिक मेजर कोई ज्यादा इफेक्टिव चीजें हैं। तो उन चीजों पे हम फोकस ना करें, हम फोकस करें सस्टेनेबल एनर्जी पर, हम फोकस करें ट्रांसपोर्टेशन जो इलेक्ट्रिसिटी से ड्रिवन हो, वो सारी चीजों पे हम फोकस करें। इंसेंटिवाइज गुड बिहेवियर एंड समवेयर पीनलाइज बैड बिहेवियर, ये फोकस हमें रखना पड़ेगा। हम कंजेशन चार्जेस लेकर आए, ये सब चीजें की जागरूकता हमें बच्चों में क्रिएट करनी बहुत जरूरी है। और जब वो बच्चों में एनवायरमेंटालिटी आ जाएगी, मुझे लगता है कि हम, मेरे जनरेशन ने तो टोटल मैसअप कर दिया, एनवायरनमेंट को पूरा बर्बाद कर दिया। होपफुली मेरी बेटी के जनरेशन के बच्चे जो आगे बढ़ेंगे वो एनवायरनमेंट को सुधार सकें, कहीं ना कहीं वर्ल्ड को बेटर प्लेस बना सकें। कनक, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी, और इसमें ना मैं बच्चों को प्रोवोक करने की कोशिश करता हूँ कि जब बड़े कहते हैं कि हमारी जनरेशन ने इसे खराब किया और तुम इसे ठीक करोगे, तो मैं बच्चों को कहता हूँ उनसे सवाल करो कि अगर गंद आपने फैलाया है तो ठीक भी आप ही करोगे। अभी ये जनरेशन कहीं जा नहीं रही है, ये बड़ों को ही इसे ठीक करना पड़ेगा। बच्चे लीडरशिप दिखाएंगे, वो इसके ऊपर एक्शन करेंगे, लेकिन बड़ों को साथ मिलकर काम करेगा। और 300 लोग इसको प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे आपसे ये सवाल करते हैं कि मेरे भविष्य के लिए आप क्या कर रहे हो ताकि मैं खुली हवा में, साफ हवा में सांस ले सकूं, तो प्लीज उन्हें सेटिसाइड मत कीजिए कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। उनकी बात को सुनिए और सोचिए। और साथ ही साथ मैं चाहूंगा क्लोजिंग रिमार्क के तौर पे मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर अरविंद कुमार को कि आप कुछ कहना चाहेंगे बिफोर आई स्टार्ट क्लोजिंग द सेशन। वी आर ऑलरेडी बियॉन्ड आवर शेड्यूल। अरविंद, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ अरविंद। या राजीव, जस्ट वन सेंटेंस कि यह एक्चुअली बहुत पहले कर दिया जाना चाहिए था। हम लेट ऑलरेडी हो चुके हैं और इसको तुरंत करना होगा। और जैसा कि सारे पैनलिस्ट ने बहुत एलिगेंटली कहा कि ये किसी एक के बस का काम नहीं है, ये सबको करना होगा। एक जन जागरण की जरूरत है। जिस दिन ये जन आंदोलन में कन्वर्ट हो गया तो सरकार और हम अलग अलग दिशा में नहीं होंगे, हम सब एक ही दिशा में होंगे। जरूरत सिर्फ एक है, जागरूकता फैलाइए,
इसको एक जन आंदोलन का रूप दीजिए, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। थैंक यू सो मच। और ऑडियंस से मैं एक खास रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको ये इंटरेक्शन पसंद आई और आप इससे एग्री करते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। अगर यस नहीं टाइप करते तो वाई ही कर दीजिए, और नहीं तो थम्स अप दे दीजिए, नहीं तो क्लैप्स दे दीजिए, जिससे ये पता लगेगा कि आपने ये प्रोग्राम को पसंद किया, आप हमारे साथ एग्री करते हैं। और इस वक्त AK-47 की स्पीड के हिसाब से यस 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 आना शुरू हो गया है, सब लोग देख सकते हैं बड़ी स्पीड के साथ एग्रीड एग्रीड एग्रीड। आपको ये प्रोग्राम पसंद आया, यस 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 यस। और ये इस प्रोग्राम की सफलता है क्योंकि आपने अपना समय लगाकर इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करा है, इन इलीट पैनलिस्ट को सुना है, उनकी विडंबनाओं को सुना है, उनकी मजबूरियों को सुना है। और हम ये एग्री करते हैं कि ये पैनलिस्ट और डॉक्टर अरविंद कुमार और लंग केयर फाउंडेशन अकेला कुछ नहीं करने वाला, ये एक कलेक्टिव एफर्ट है। और इस कलेक्टिव एफर्ट में हम सबको अपने एफर्ट्स की आहुति तो देनी ही पड़ेगी। प्रोग्राम को क्लोज करने से पहले मैं कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मैं US एम्बेसी से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, डेविड, कार्ल, एंथनी, यूजीन और मनदीप का, जिन्होंने हमारे को एनकरेज किया इस प्रोग्राम को करने के वास्ते। मैं साथ ही साथ अपने पैनलिस्ट का धन्यवाद करना चाहूंगा, डॉक्टर अरविंद कुमार, कनक गुप्ता, चारू मैनी, अपराजिता गौतम एंड शेरीफ रोश। उन्होंने अपना समय निकाला और बहुत ही मूल्यवान कंट्रीब्यूशन किया। साथ ही साथ हम अपने पार्टनर्स ऊर्जा, उनके अतुल गोयल जी और विंग कमांडर चड्डा का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और SARD सोसाइटी फॉर ऑलराउंड डेवलपमेंट के सभी सदस्यों का और खासतौर के उनके CEO सुधीर भटनागर जी का थैंक यू करना चाहूंगा। और इसके साथ ही साथ मैं अपनी टीम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, बिकॉज दे हैव आल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड माय टीम मेंबर्स आर अभिषेक, माश्री, हामिद, कृतिका, Judith, Dr. Gagan, Dr. Carmen, नेहा, अशोक जी, संचय एंड सिद्धार्थ, इन्होंने बैकग्राउंड में काम किया है और इनकी ओर से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और अब आपसे इजाजत लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। शुक्रिया राजीव जी।